अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड और बेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड और बेसिस के बारे में। आज के लेक्चर में हम इनकी डिफाइंस पढ़ेंगे कि एक्चुअली में केमिस्ट्री में एसिड और बेसिस किन को कहा जाता है। तो इसको हम रीड करते हैं। कहते हैं although the earlier definitions of acid and bases described some distinctive features of these substances, yet new and broader definitions were needed to explain their chemical behavior on the molecular level। कहता है शुरुआत में इस एसिड और बेसिस की डिफाइंस थी, लेकिन वो एक्चुअली में उनकी केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताती थी कि वो कौन से आयंस देते हैं, वो बने किस चीज़ के होते हैं। वो बस कुछ फीचर्स बता देती थी, जैसे उनका टेस्ट क्या होगा, उनका कलर क्या होगा। तो इस तरह की डिफाइंस थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता केमिस्ट्री में एसिड और बेसिस की मुख्तलिफ प्रॉपर डिफाइंस बनना शुरू हुई। Svante Arrhenius, a Swedish chemist, suggested that acid and bases may be classified in terms of their behavior in water। अब एक केमिस्ट था जिसका नाम था आर्हेनियस। उसने पहली दफ़ा एसिड और बेसिस का ना कॉन्सेप्ट दिया। उसने ये बताया कि एसिड और बेस पानी में किस तरह बिहेव करेंगे, उसी बेसिस पे उसने फिर उनकी डिफाइंस दी। अकॉर्डिंग टू हिम, an acid is that substance which dissociate in water to give proton H plus और hydroxonium ion H3O plus। अब आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होगा जब उसको हम पानी में हल करेंगे ना, तो वो पानी में जाके या तो प्रोटॉन देगा, यानी प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन, या वो देगा हाइड्रोक्सोनियम आयन यानी H3O प्लस आयन। तो इन दोनों में से वो कोई भी आयन पानी में जाके देगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे, एसिड। सम टिपिकल आर्हेनियस एसिड्स आर HCl, HNO3 एंड HCN। अब ये कुछ एसिड्स हैं और ये तीनों के तीनों पानी में जाके क्या देंगे, H प्लस या H3O प्लस आयन देंगे। अब नीचे अगर आप रिएक्शन को देखें, HCl एसिड है, उसको हमने पानी में हल किया तो पानी में जाके उसने कौन सा आयन दे दिया, H3O प्लस आयन दे दिया, और पीछे क्या बच गया, Cl नेगेटिव। तो ये एसिड के तौर पे काम करेगा। अब हम डिफाइन करते हैं बेस को। अब बेस इज दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सल आयंस। बेस वो सब्सटेंस होगा जब हम उसको पानी में हल करेंगे ना, तो वो पानी में जाके हाइड्रोक्सल आयन से, हाइड्रोक्सल आयन को किससे शो करते हैं, OH माइनस के साथ। सम टिपिकल आर्हेनियस बेसिस आर NaOH, KOH एंड BaOH2। अब आर्हेनियस बेसिस की एग्जांपल्स कौन सी है, NaOH, KOH, BaOH2। अब इन सब में अगर आप देखें तो क्या मौजूद है, OH नेगेटिव। तो जब इसको पानी में हल करेंगे, जैसे NaOH को पानी में हल किया तो उसने क्या दे दिया, OH माइनस, और पीछे क्या बच गया, Na। तो OH पर नेगेटिव चार्ज होगा और जो Na होगा उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आर्हेनियस के मुताबिक बेस वो चीज़ होगी जो पानी में जाके OH माइनस आयन दे देगी। रोल ऑफ वाटर। वाटर हैज़ एन इसेंशियल रोल टू प्ले इन आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। कहता है जो आर्हेनियस के कंसेप्ट है ना एसिड और बेस में, उसमें पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब एसिड और बेसिस को हमने किस में हल करना है, पानी में हल करना है। Whenever an acid or base dissociate in water, its molecules participate in reaction by surrounding the resultant proton and hydroxyl ions। कहता जब भी एसिड या बेस को पानी में हम हल करेंगे ना, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटॉन यानी H प्लस को और हाइड्रोक्सल आयन यानी OH नेगेटिव को घेर लेंगे। Since proton is very small in size and its charge density is very high, it forms a strong bond with a lone pair of water molecules to give hydroxyl ion H3O+। अब पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। और जब हम पानी में एसिड को हल करेंगे तो एसिड ने क्या देना है, वहाँ पे जाके H प्लस आयन देना है। अब कहता है जो H प्लस आयन है ना, ये बहुत छोटा होता है लेकिन इस पर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो पानी क्या करेगा, पानी इसको अपने लोन पेयर्स दे देगा। लोन पेयर का मतलब है पानी के पास वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसने बॉन्ड बनाने में यूज़ नहीं किए, तो उनमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H प्लस को दे देगा और उसको अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। अब देखें 3 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं एक ऑक्सीजन के साथ, तो इस आयन को क्या नाम दे देंगे, हाइड्रोक्सोनियम आयन। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अप टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में सराउंड द प्रोटॉन। कहता है वो जो प्रोटॉन है ना पानी में जाता है यानी H प्लस आयन, उस प्रोटॉन के गिर्द टोटल 4 पानी के मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं, यानी कि 4 पानी के मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेते हैं। सिमिलरली हाइड्रोक्सल आयंस आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एज शोन। इसी तरह जब हम पानी में बेस को ऐड करेंगे तो बेस ने वहाँ जाके क्या देना, OH माइनस आयंस। तो उन OH माइनस आयंस को भी पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। अब इस डायग्राम में उसने तीनों शो कर दिए हैं। पहले उसने शो किए हैं OH माइनस को, तो ये OH माइनस मौजूद है, इससे कि पानी के 2 मॉलिक्यूल जमा हो गए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे उसने सिर्फ 2 शो किए हैं। तो ये है आगे H3O प्लस आयन, ये देखें
3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इस H3O प्लस के गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल्स ये जमा हो गए हैं। और यहाँ पे उसने शो किया H प्लस आयन दरमियान में, और इसके गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल्स जमा हो गए हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल जब भी एसिड और बेस को हम डालेंगे पानी में, उसके गिर्द क्या हो जाएंगे, सराउंड, जमा हो जाएंगे, उसको सराउंड कर लेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब एक एसिड और बेस का रिएक्शन हम करवाते हैं ना, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से एक तो सॉल्ट बनता है और एक पानी बनता है। तो इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आर्हीनियस ने इस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन किया। आर्हीनियस आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर डिजोल्व इन वाटर, दे डिजोल्व कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। कहता है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में हल करेंगे ना, तो वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट का मतलब है वो मुकम्मल तौर पर अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मसलन HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको पानी में हमने हल किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, H3O प्लस में और Cl माइनस आयन में। इसी तरह NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब इसको पानी में हल करेंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, OH माइनस में और Na प्लस में। तो ये मुकम्मल तौर पर क्या हो गए हैं, डिसोसिएट हो गए हैं, इन्होंने अपने आयंस दे दिए हैं। The hydroxonium ion, the hydroxyl ion then react with water to form water with the evolution of heat। कहता है जो हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O प्लस आयन है और OH माइनस आयन है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देंगे, और साथ में क्या रिलीज होगी, हीट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो अगर आप इन रिएक्शंस पर गौर करें तो H3O प्लस और OH माइनस ने तो मिलकर बना दिया वाटर, अब बचे क्या, Na पॉजिटिव और Cl माइनस बच के। अब एक्चुअली में सोडियम और क्लोरीन के आयंस ना मिलके NaCl बनाते हैं जो कि सॉलिड होता है, लेकिन ये दोनों सोल्यूशन में मौजूद है नहीं, पानी में मौजूद है, तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, बल्कि ये आयंस की फॉर्म में रहेंगे अलग-अलग। तो कहते हैं सॉल्ट NaCl दैट इज़ फॉर्म्ड विद वाटर डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड क्रिस्टल्स। ये जो NaCl का सॉल्ट है ना, अब ये पानी के अंदर क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद नहीं रहता, ये आयंस की फॉर्म में ही रहता है। इट रिमेन्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। बल्कि ये पानी में जब होता है तो आयंस की फॉर्म में, यानी सोडियम और क्लोरीन के आयंस की फॉर्म में अलग-अलग मौजूद रहता है। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे। मिनरल एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कहता है जो मिनरल एसिड होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने मिनरल एसिड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे HCl है, HNO3 है। अब ये सारे के सारे एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। Mineral acids are generally very strong acid. The strength of an acid depends upon the extent to which it is ionized in the water। कहता है ये डिपेंड करता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी आयनाइजेशन पावर पे, यानी जो एसिड जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा, जितने ज़्यादा उसके आयंस बनेंगे वो उतना ही पावरफुल होगा, और जिस एसिड के आयंस कम बनेंगे वो उतना ही वीक होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइजेज इन द वाटर कम्प्लीटली गिविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयंस इन द वाटर। कहता है जब हम पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसने पानी में जाके मुकम्मल तौर पे ना हल हो जाना, इसने मुकम्मल तौर पे आयंस दे देने हैं। जैसे HCl को पानी में ऐड किया तो HCl ने कौन सा आयन देना है, H3O प्लस और साथ में Cl माइनस आयन, तो ये मुकम्मल तौर पे आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग अ डाइप्रोटिक एसिड आयनाइजेज इन 2 स्टेप्स। अब सल्फ्यूरिक एसिड में ना 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब इसका फार्मूला देखें तो H2SO4 है, इसका मतलब इसने 2 दफ़ा हाइड्रोजन के आयंस देने हैं, तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, डाइप्रोटिक एसिड, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं। तो कहता है ये 2 स्टेप में आयनाइज होगा, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन निकलेगा, अगले स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा। तो अगर आप देखें H2SO4 को पानी में ऐड किया तो पहले एक हाइड्रोजन अलहदा हुआ, तो क्या बन गया, H3O प्लस, और बाकी क्या बच गया, HSO4 माइनस। अब ये जो HSO4 माइनस है ना, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो HSO4 माइनस और उसका पानी के साथ रिएक्शन होगा, तो जो हाइड्रोजन निकला वो पानी के साथ मिलकर क्या बना देगा, H3O प्लस आयंस, और साथ में क्या बच गया, SO4 2 माइनस आयंस। तो ये 2 स्टेप में आयनाइज हुआ है। और तीसरा एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्रिक एसिड आयनाइजेज इन सिंगल स्टेप। इस नाइट्रिक एसिड में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये भी HCl की तरह आयनाइज हो जाएगा। तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, H3O प्लस आयन और साथ में NO3 माइनस आयन। दूसरी कैटेगरी है ऑर्गेनिक एसिड एज वीक एसिड। अभी हमने मिनरल एसिड पढ़े, उसको हमने कहा कि वो 100% आयनाइज होते हैं, इसलिए उनको नाम दिया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ना, ये मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते, ये सिर्फ कुछ % आयनाइज होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वीक एसिड्स। Contrary to mineral acid, organic acids ionize up to very limited extent and hence they are weak acid। कहता मिनरल एसिड के मुकाबले में जो ऑर्गेनिक एसिड है ना, ये थोड़े से आयनाइज होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं,
वीक एसिड्स कहते हैं। इसकी पहली एग्जांपल है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इट हैज़ अ परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ ओनली 0.132%। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड सिर्फ 0.132% हाल होता है, यानी 100 में से सिर्फ 0.132% आयनाइज होगा। CH3CF ये इसका फार्मूला है। जब इसको पानी में हल करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन H2O+ के साथ मिलकर क्या बना देगा, H3O+ आयन, और साथ में क्या बच गया, CH3COO-। It means that out of 1000 molecules of acetic acid, only 1.32 molecules dissociate and the rest remain undissociate। कहता अगर हम इसके 1000 मॉलिक्यूल्स लेना एसिटिक एसिड के, तो उनमें से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, यानी वो आयंस में कन्वर्ट होंगे, बाकी जो मॉलिक्यूल है वो उस तरह ही रहेगा। Similarly, the percentage ionization of formic acid having concentration 1.50 मोलर is 1.06%। इसी तरह एक और एसिड है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अब ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। इसकी अगर बात करें तो ये 1.06% सिर्फ हल होगा, विच मीन्स दैट 987 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 1000 रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। कहता है अगर 1000 मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें से सिर्फ 13 मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट होंगे, बाकी जो 987 मॉलिक्यूल है ना वो एज इट इज़ रहेंगे। अब नीचे इसका रिएक्शन लिखा है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है, इसका पानी से रिएक्शन हुआ है। अब फॉर्मिक एसिड में से एक हाइड्रोजन निकल गया और वो पानी के साथ मिलकर उसने H3O+ आयन दे दिया, और साथ में क्या बच गया, HCOO- आयन। अभी हमने पढ़ी है एसिड्स की स्ट्रेंथ, इसी तरह हम बेसिस की स्ट्रेंथ भी पढ़ते हैं। NaOH and KOH आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस बिकॉज दे आल्सो आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर। अब बेसिस में भी बाज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाज़ वीक होते हैं। मसलन NaOH और KOH ये जो बेसिस है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इसका मतलब ये मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो जाएंगे, पानी में 100% आयंस बना देंगे। तो देखें अगर आप इसको पानी में हल करेंगे तो NaOH को तो ये Na+ में कन्वर्ट हो गया और OH- में कन्वर्ट। कुछ बेसिस हैं वो वीक होते हैं, मसलन NH4OH एंड AlOH3। अब ये जो बेसिस है ना ये वीक होते हैं, ये मुकम्मल तौर पे पानी में आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। कहता है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस बिकॉज दे ओनली पार्शली आयनाइज इन वाटर। पार्शली का मतलब बताइए सिर्फ कुछ हद तक आयंस बनाते हैं। तो इसका भी अगर आप रिएक्शन देखें अगेन, यहाँ पे भी OH- अलग हो जाएगा और साथ में क्या बचेगा, NH4+। कुछ इसने टॉपिक में क्वेश्चन मेंशन किए हैं। पहला सवाल है व्हाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयनाइज इन वाटर। अभी हमने पढ़ा है कि जो NH4OH है ना उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। वो पानी में मुकम्मल हल नहीं होता, बल्कि वो पार्शली हल होता है। तो वो इसकी रीज़न पूछता है ऐसा क्यों है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ओनली पार्शली आयनाइज इन वाटर बिकॉज इट इज़ अ वीक बेस। कहते हैं ये एक तो वीक बेस है। अनलाइक स्ट्रॉन्ग बेसिस they dissociate completely। weak bases establish an equilibrium between ionized and unionized form in solution। कहता है जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस थे ना वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वीक बेसिस है ना ये मुकम्मल आयंस में कन्वर्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि जब इनको हम हल करते हैं ना पानी में तो ये इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। मसलन ये देखें NH4OH है, इसको हमने जब पानी में हल किया ना तो इसका इक्विलिब्रियम बन गया। और हमने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम दोनों साइड में मूव करता है, ये फॉरवर्ड भी मूव करता है और बैकवर्ड भी मूव करता है। तो कुछ आयंस फॉरवर्ड में मूव करेंगे और बाकी आयंस बैकवर्ड मूव करेंगे और दोबारा से क्या बना देंगे, NH4OH। इसी वजह से ये मुकम्मल तौर पे हल नहीं होता। आल्सो NH4+ एंड OH- आयंस हैव रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अब जब ये बने थे ना NH4+ आयंस और OH- आयंस, इन आयंस के दरमियान ना अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो ये आयंस दोबारा से जुड़ के क्या बना देते हैं, NH4OH बना देते हैं। दूसरा सवाल है हाउ डू क्लोराइड आयंस एग्जिस्ट इन वाटर। कहते हैं जो क्लोराइड आयंस हैं यानी Cl- के आयंस हैं वो पानी में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशंस क्लोराइड आयंस एग्जिस्ट इन अ हाइड्रेटेड स्टेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। कहता है जब क्लोराइड आयंस पानी में हल होते हैं ना तो पानी के मॉलिक्यूल उनको सराउंड कर लेते हैं, पानी के मॉलिक्यूल उनको घेर लेते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड। Cl- आयंस अट्रैक्ट द पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब Cl- पे चार्ज कौन सा है, माइनस का, और पानी के जो हाइड्रोजन है उस पर चार्ज कौन सा होता है, पार्शियल पॉजिटिव का। तो कहता है जो पानी में हाइड्रोजन है ना वो इस क्लोरीन के आयंस को सराउंड कर लेते हैं। अगर आप डायग्राम देखें तो उसमें क्लोरीन का आयन दरम्यान में मौजूद है और उसके गिर्द पानी के जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ना उन्होंने इसको सराउंड कर लिया क्योंकि इन दोनों पर ऑपोजिट चार्ज मौजूद है। यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आप वीडियो पर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।